अनुज्ञा के पटल पर एक कार्यशाला आरंभ हुई है 15 मार्च से। आज 20 मार्च है, तो 15 मार्च से 29 मार्च तक के लिए 15 दिनों के लिए एक कार्यशाला जिसका विषय है संवादहीनता का खतरनाक महत्व। बहुत गंभीर विषय है और बहुत करंट विषय है। तो सबसे पहले तो मैं संस्थापक महोदय, इसके कार्यक्रम के अध्यक्ष, अनुज्ञा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और उनके अथक प्रयासों से ये कार्यशालाओं के विषय चुने जाते हैं, दिए जाते हैं और हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर भी करते हैं। सोचने के लिए मजबूर मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर यह विषय संवादहीनता वाली बात है, अगर हम देखें तो संवादहीनता आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम कहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप के वीर, क्योंकि आजकल हमारा अधिकांश समय मोबाइल में जाता है। उंगलियों के द्वारा, अंगूठों के द्वारा काम हो रहा है, वॉइस मैसेजेस उसमें जा रहे हैं, लेकिन हम आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं करते। हम लोगों से मिलना जुलना बहुत कम कर चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं होता। मैं बोल रही हूँ संवाद है, लेकिन ये संवाद नहीं है। संवाद सुनना भी होता है, समझना भी होता है और बोलने चालने का आदान प्रदान भी होता है, भावों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। तो संवादशीलता वो होती है, और जहाँ इन चीज़ों का अभाव होता है उसको संवादहीनता कहते हैं। अब संवादहीनता जो है सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया है कि आज मैं कोई भी मैसेज टाइप कर देती हूँ। मैं किसी भी इस कार्यक्रम में मोबाइल के किसी भी रील को देखने में या कोई भी उसमें प्रस्तुति देखने में, वीडियो देखने में मशगूल हूँ। मुझे पता है कि मुझे कहीं कॉल करना है, लेकिन वो कॉल मैं नहीं कर पा रही हूँ। कारण यही है कि मैं तो अपना कहीं और एंजॉय कर रही हूँ। मैं उसमें, जिसको कहना चाहिए ना कि एक एडिक्शन ये भी होता है एक तरह का। ये भी एक तरह का एडिक्शन इसलिए कहूँगी क्योंकि आज हर तीसरा व्यक्ति इसका शिकार है। तो कॉल करनी थी, लेकिन मैं कॉल नहीं कर पाई। मैं आज भी कॉल नहीं कर पाई। मुझे कल ज़रूरी कॉल करनी है, लेकिन मैं कल भी नहीं कर पाई। तो वो जो एक भावों के आदान प्रदान या विचारों का आदान प्रदान होना था, वो नहीं हो पाया। यही है संवादहीनता। आज अगर हम देखें कि हम परिवार में, पहले तो परिवार ही छोटे हो गए। पहले के जो कंबाइंड फैमिलीज होती थी ना, पहले के जो परिवार होते थे, उनमें सारे रिश्ते होते थे। दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, नाना नानी, मामा मामी, बच्चों की एक पूरी एक परेड होती थी। बच्चों की भीड़ होती थी परिवार में। एक ही परिवार में 16-16, 17-17 लोग एक साथ रहते थे। फिर मेहमान भी आते रहते थे, तो एक संवाद बने रहते थे, भावों का, विचारों का आदान प्रदान चलता रहता। टीवी नहीं था तो सब लोग एक साथ बैठते थे। लाइट नहीं होती थी एक ज़माने में, तो सब एक साथ खाना खाते थे और फिर सब आराम से बैठते थे। दादी नानी की कहानियाँ वहीं से चली, क्योंकि बिस्तरों में तो सब चले गए या बैठे हैं, लेकिन रात हो गई है, अब रात में करें क्या। तो दादी नानी की कहानियाँ चलती थी। जो घर के बड़े बूढ़े थे उनके साथ, बच्चों के साथ व्यस्त हो जाते थे, बच्चे उनके साथ लग जाते थे।
जब तक बच्चे सोते थे उन्हीं के पास रखते थे। तब तक जो जवान लोग होते थे वो अपना काम निपटाते थे। तो इस तरह से एक क्रम बना हुआ था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे रेडियो आ गए थे। रेडियो भी ऐसा था कि सब लोग मिल के सुनते थे। मुझे भी याद है हमारे टाइम में रेडियो होता था, उसमें प्रोग्राम चल रहे होते थे, गाने चल रहे होते थे और हम आराम से सुन रहे होते थे। मेरी मम्मी भी मेरा काम कर रही, घर का कर रही होती थी। हम लोग भी अपना काम कर रहे होते थे, खेलते थे। खेलने का समय बहुत था। आज के युग में देखें तो खेलने का समय ही नहीं है बच्चों के पास। टीवी के आगे, अगर टीवी का टाइम सिलेक्टेड टाइम है टीवी का भी, उसमें वो बैठे हैं, वो बच्चा बात करने को तैयार ही नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव भी है। बच्चा बात नहीं करता क्योंकि वो टीवी देख रहा है और उसे पता है कि मेरा इतना ही टाइम है, उसके बाद मुझे फिर पढ़ाई करनी है। तो वो बात, संवादहीनता वहां भी आ गई। कुछ समझदार जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अपने बड़ों से घुलने मिलने का पूरा समय देते हैं, उनके साथ घूमने फिरने का समय देते हैं। तो वहां जरा ये संवादहीनता कम होती, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा मौका मिल जाता है बड़े बूढ़ों से बात करने। बड़े बूढ़ों को अपने कुछ संस्कार अगर बच्चों में देने होते हैं तो उनको समय मिल जाता है। लेकिन जहां पर बड़े बूढ़े नहीं हैं, सिंगल पेरेंट हैं, माँ पापा बच्चा, बच्चा बच्चे नहीं, बच्चा, जहाँ दो बच्चे हैं वहां भी फिर भी एक बार को संवाद होते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं तो बातचीत होती है, लड़ाई होती है, कुश्ती वुश्ती होती है, खेलते हैं बच्चे साथ, खाते हैं साथ। लेकिन जब ये बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वहां संवादहीनता फिर आ जाती है, क्योंकि बच्चा जो, बच्चों की पढ़ाइयाँ बड़ी हो गई, स्टडीज बड़ी हो गई, फिर नंबर का, परसेंटेज का एक प्रेशर होता है उन बच्चों पर, आगे बढ़ने का प्रेशर होता है। तो ये सब चीजें, जो हमारा एक सामाजिक ढांचा है ना, आज वो ढांचा बिगड़ गया है। आज जो बड़े बूढ़े हैं वो भी अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहते, बच्चे भी अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहते, और इसी तरह संवादहीनता बढ़ती है। अब मैं दूसरी बात पे आऊंगी कि ये जो संवादहीनता बढ़ती है ना, इसमें मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और वैचारिक रूप से ये जो संवादहीनता होती है ये बढ़ती है। क्योंकि मैं, अगर मेरे विचार किसी से नहीं मिलते तो मैं उससे बहस ना करके मैं चुप्पी का रुख अख्तियार कर लेती हूँ। बहस नहीं करनी है, क्योंकि रिश्तों में वो अपनापन तो रहा नहीं। तो बहस नहीं होगी तो सीधी बात है, संवादहीनता ही आएगी। जो व्यक्ति जो बात कह रहा है वो ठीक है, ठीक है, उसके लिए मुझे चुप रहना पड़ेगा। फिर मैं अगली बार सोचूंगी इससे बहस करने से अच्छा है चुपचाप रहो, बात ही मत करो, खत्म हुआ किस्सा। तो ये जो संवादहीनता है, ये सामाजिक रूप में भी ऐसी होता है। हम सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो हम कितना लोगों से मिलते हैं, कितना कहीं जाते हैं। तो जब हम सामाजिकता से, या पहले जैसे मेले होते थे, मेलों में लोग मिलते थे, पहले पूजाएं होती थी उनमें लोग मिलते थे, त्योहार मनाए जाते थे एक साथ तो लोग मिलते थे, तो आदान प्रदान होता था विचारों का। आज सब अपने अपने घर में करते हैं। फिर वैचारिक रूप वही हुआ कि मेरे विचार उसके विचार से नहीं मिलते तो मैं चुप हो जाऊंगी, या वो चुप हो जाएगा, या हम दोनों बात ही नहीं करेंगे। तो संवादहीनता तो हो गई। अब संवादहीनता का कारण कारण क्या होता है कि संवादहीनता का अगला स्टेप है गलतफहमी। जब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी तो गलतफहमी तो होगी, क्योंकि मैं सोचूंगी कि वो, उसके विचार ये वाले नहीं है। अब वो सोचेगा कि ये इस बारे बात पे नहीं बात कर रही है तो गलत है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। इस गलतफहमी के बाद फिर क्या होता है, आपसी संबंधों में गुस्सा, गुस्से के बाद असंतोष। तो गुस्सा और असंतोष तो एक दूसरे से बिल्कुल टाई अप है, उनका जुड़े हुए। क्योंकि जो गुस्सा करेगा उसमें असंतोष होगा, तभी तो वो गुस्सा कर रहा है।
किसी भी बात के प्रति जब हमारे मत एक नहीं होते तो हमें असंतोष होता है, खीज उठती है, गुस्सा आता है, और उसके बाद क्या होता है, नफरत होने लगती है। हम देखें आजकल नफरतों के बाजार बड़े गर्म हो गए, क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे संस्कार, हमारा सनातन, हमारा ये, हम जब धर्म के मुद्दों पे लड़ते हैं, हम जब अपने विचारों के, हम जब अपने रिचुअल्स, कई चीजें ऐसी हैं जिनके कारण हमें गलतफहमियां आ चुकी। भले ही मैं ही नहीं क्या हुआ, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा केवल ये है कि गलतफहमियों के बाद गुस्सा, असंतोष, गुस्से असंतोष के बाद नफरत का जहर भर जाता है, किसी विशेष के प्रति नफरत। अब फिर वो नफरत जो है, फिर वो हिंसा को भी जन्म देती है, फिर अगला स्टेप हिंसा है। तो आजकल हमारे जैसे मैं कहूँ कि शिक्षा विभाग में या कई और साइकियाट्रिस्ट लोग, तो उन साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि ये मुद्दे जो है ना बड़े ज्वलनशील हो गए, बढ़ गए। अब विद्यालयों की बात करूं तो क्योंकि बच्चे, अब सीधे सीधी बात है कि एक या दो बच्चे हैं सबके यहाँ, एक ही बच्चा ज़्यादातर, या एक है या दो हैं। तो वो जो बच्चे हैं, वो जब स्कूल में आते थे तो स्कूल में भी बच्चों की संख्या कम हो गई। अब संवादहीनता तो वहाँ भी है। पहले अध्यापक और शिष्य का संबंध बड़ा एक बैरियर वाले होते थे, जो कि आज शिक्षा विभाग और शिक्षाविदों ने यह बात निश्चित की और यह बात सोची कि ये जो गैप आ रहा है वो क्यों आ रहा है, समाज में गैप क्यों आ रहा है। तो कारण सीधा सीधा स्पष्ट था कि जो अध्यापक था वो हौवे की तरह होता था पहले, अनुशासन प्रिय, दंडात्मक स्वरूप था उसका, दंड देता था। आज अध्यापक और बच्चा और अभिभावक भी साथ में, ये जो त्रिकोण है ना, इस त्रिकोण को इतना सरल कर दिया गया कि आज कोई अध्यापक, कोई बच्चा कोई अध्यापक से नहीं हिचकता बात करने में, बल्कि दोस्तों की तरह, एक परिवार की तरह बात होती है विद्यालयों में। विद्यालयों का माहौल बहुत अच्छा हो गया अब, जो कि मेरा अनुभव है तो वो बहुत अच्छा है। वो जो बच्चे हैं, जब प्राइमरी के बच्चे, जब वो संस्कार एक लेके जाते हैं कि हम, अध्यापक हमारा मित्र है, हम बेहिचक अध्यापक से कुछ भी बात कर सकते हैं, अपनी कोई भी परेशानी है अध्यापक से शेयर कर सकते हैं, तो वहीं आकर रिश्तों का जो बर्फ जमी है ना वो पिघलने लगती है। और ये बहुत आवश्यक है, संवादहीनता को तोड़ने के लिए ये बर्फ जमी हुई जो है उसको तोड़ना बहुत आवश्यक है, गलाना, उसको पिघलाना बहुत आवश्यक है। और जिस दिन ये बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी, उस दिन समाज में फिर पुनः वही आ जाएगा। सब एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की परेशानियों को समझेंगे, एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, गलतफहमियां दूर होंगी और नफरतों के माहौल दूर हो जाएंगे। तो ये सब संवाद से ही हो सकता है। संवादहीनता एक शून्य है, और समाज को शून्यता से बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे आपसी संबंधों में, सामाजिक संबंधों में, ये जो एक समानता का भाव आ जाए, दोस्ती का भाव आ जाए, भाईचारे का भाव आ जाए, तो हमारा समाज कुछ आगे प्रगति कर पाएगा। तो जो संवादहीनता का महत्व की बात थी, तो महत्व तो ये है कि वो नफरतों को जन्म दे रही है, वो बांट रहा है, संवादहीनता बांट रही है समाज को। तो वही संवाद, जब संवादशील होंगे हम एक दूसरे से अपने विचार शेयर करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। मैं अगर किसी से कुछ सीखने का एक गुण रखती हूँ तो मैं सिखाने का गुण भी रखती हूँ, और सिखाने से पहले मुझे सीखना होता है। तो संवादहीनता किसी भी परेशानी का हल नहीं है। संवादशीलता
एक अच्छा समाज बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा तो आह्वान यही है कि संवादहीनता को छोड़ें, सबसे बात करें, सबको खुश करें, सबसे खुश हों। एक अच्छा सा माहौल, मित्रता वाला, सौहार्द का माहौल बने, जहाँ सब लोग मिल के आपस में मिल के रहें, हंसें, बोलें, खेलें। बस ईश्वर से मेरी यही एक अनुकंपा मैं मांगूंगी, ईश्वर से यही एक आशीर्वाद मांगूंगी कि मैं आने वाले समय में ऐसा समाज देखूं जो कि मेरे नए जो मैं कदम उठाऊंगी उनसे भी बनेगा। ऐसा समाज आ जाए जो कि संवादशील हो, जो कि फिर सबको गले लगा ले, जो कि सबकी भावनाओं को सर्वोपरि माने, सबके भावनाओं का सम्मान करे, सबके विचारों का सम्मान करे। तो ऐसे एक समाज की कल्पना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। कुछ गलत लगा हो, कुछ मेरी बातों में कुछ गलत महसूस हुआ हो, सही हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, गलत हो तब भी कमेंट कर सकते हैं। मैं हरदम सीखने को तैयार बैठी हूँ। तो इसके साथ ही मैं विदा लूंगी। प्रणाम।